हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 86 लेकर आई हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर विजिट कीजिए। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल एंड बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को पॉज करते हुए आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं कि दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी दिल्ली की राजगद्दी पर सबसे पहले इस सीरीज में बहलोल खान लोदी बैठा था और उसका शासनकाल था 1451 ईस्वी से लेकर 1489 ईस्वी तक। उसके बाद सिकंदर शाह, जिसका शासनकाल हुआ 1489 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक। तथा उसके बाद इस सीरीज में लास्ट पायदान पर इब्राहिम लोदी आ रहा है, जिसका शासनकाल हुआ 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराजा जय सिंह द्वितीय ने वेधशालाएं कहाँ बनवाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी ये चारों जगहों पर, दिल्ली, उज्जैन, जयपुर तथा वाराणसी, ये चारों जगहों पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वंशों में से किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड। क्या हो जाएगा? डी। यानी इस सीरीज में सबसे पहले अगर बात करें तो गुलाम वंश, जिसे मामलुक वंश भी कहते हैं, उसने दिल्ली की राजगद्दी पर शासन किया और गुलाम वंश का शासनकाल 1206 ईस्वी से लेकर 1290 तक रहा। उसके बाद खिलजी वंश आया, जिसका शासनकाल 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा। उसके बाद फिर सैयद वंश आया, जिसका शासनकाल 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक रहा। और इस लास्ट सीरीज में लोधी वंश आता है, जिसका शासनकाल हो जाता है 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप पढ़िए इसे और बाकी इधर दिया हुआ है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी सब के सब सही हैं। यानी वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। वीर नरसिंह ने उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे तथा कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे। तो ये सब के सब सही हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ रहे हैं फिफ्थ की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी केवल थर्ड और फोर्थ, नन्ने तथा टिक्कन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी दीवाने बंदगान की रचना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट 7th है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी दीवाने रियासत की बात करें तो इसकी स्थापना बलबन ने नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट 8 नंबर, आप यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना आप देख सकते हैं और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी दीवाने अर्ज की बात करते हैं तो ये सेना विभाग था। दीवाने रिसालत जो थी वो धार्मिक मुद्दों से रिलेटेड विभाग थी। दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था तथा दीवाने विजारत की अगर बात करें तो ये वित्तीय मामलात से संबंधित था, दीवाने विजारत विभाग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। खराज, उस्र और मुक्तई, ये सब तीनों भूमि उत्पाद पर जो टैक्स लगते थे उनसे रिलेटेड था। बट अगर खुम्स की बात करें तो खुम्स एक धर्मनिरपेक्ष कर था, ना कि भूमि उत्पादन पर लगने वाला टैक्स था। नेक्स्ट है कि सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित से कीजिए। तो देखिए, सल्तनत काल में जो 2 प्रमुख जो सिक्का चलाए गए थे, जैसे टंका, तो चांदी के सिक्के को टंका बोला जाता था तथा तांबा यानी कॉपर से जो सिक्के बनते थे उसे जीतल कहते थे। तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी केवल सेकंड और फोर्थ। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 11th का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी तुगलकाबाद किला
यहाँ पर जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, उसके बाद तुगलकाबाद किला का, इस सीरीज में थर्ड पायदान पर लोधी गार्डन, तथा यहाँ पर जो सबसे लास्ट में फतेहपुर सिकरी आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं 12th की तरफ की निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए यानी अजमेर की अगर बात करते हैं तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद अजमेर में नहीं दिल्ली में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, आप पढ़िए इसे, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी दोनों फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर सही हैं। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया, बिल्कुल सही बात। तथा भारत में कव्वाली से जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता आमिर खुसरो जी थे। नेक्स्ट यहाँ पर 14 आप मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं। तो 14 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी जियाउद्दीन बरनी की अगर बात करें तो उसने तारीख ए फिरोज शाही की रचना की थी। हसन निजामी की अगर बात करते हैं तो ताजुल मासिरी, मिनहाज उस सिराज तबकात ए नासिरी तथा याहिया बिन अहमद तारीख ए मुबारक शाही। आगे बढ़ रहे हैं 15th की तरफ, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है और 15th का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी आप बैक कर देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 16th में भी मैच द फॉलोइंग है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं तो नहरों के निर्माण के लिए फेमस है। बलबन की अगर बात करें तो वो नौरोज जो त्यौहार था पारसियों का, उसके लिए बलबन जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी दीवाने ए रियासत तथा जहांगीर की बात करते हैं तो जहांगीर के ही शासनकाल में उसके दरबार में सर थॉमस रो आया था। नेक्स्ट है कि निम्न यात्रियों को के पधारने का क्या अनुक्रम रहा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इस सीरीज में सबसे पहले अलबरूनी भारत में एंट्री मारा, उसके बाद इब्न बतूता, फिर ट्रेवेनियर और लास्ट में मनूची। तो आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ कि निम्न व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय पर राज्य किया, उनके राज्य के सही कालक्रम का नीचे दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सबसे पहले की अगर बात करें तो रजिया सुल्तान ने, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेर शाह सूरी और लास्ट में फिर अकबर। तो चलिए 19th की बात करते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी ए की अगर बात करें तो इस सीरीज में सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण करवाया जाता है, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु होती है, तब पुर्तगाली भारत में एंट्री मारते हैं और लास्ट में विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल आता है। तो चलिए 20 है कि निम्नलिखित अवतरण पर ध्यान दीजिए, आप पढ़िए इसे और बतलाइए इसका करेक्ट आंसर, ये किसके बारे में कहा गया है। तो ये सब ऑप्शन डी यानी इब्न बतूता के बारे में कहा गया है। तो आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 में नीचे के युग्मों में से एक ओर प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम है और दूसरी ओर उनके विरचित ग्रंथ हैं, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी महेंद्र वर्मन की अगर बात करते हैं तो मत विलास प्रहसन से रिलेटेड जो है वो बिल्कुल सही बात है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट 22 आप यहाँ पर मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं और 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी अकबर की अगर बात करते हैं तो आईने दशाला, मोहम्मद बिन तुगलक प्रतीक मुद्रा, इल्तुतमिश चहलगामी अमीर तथा शेर शाह सूरी फेमस था सड़क ए आजम से। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। तो चलो 23rd नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23rd का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी पलासी के युद्ध की अगर बात करते हैं फ्रेंड तो वो 1192 ईस्वी में लड़ा गया था, ईस्वी पूर्व नहीं होगा, ईस्वी में 1192 ईस्वी में। कलिंग के युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख सकते हैं, मैच द फॉलोइंग है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। यानी पलासी के युद्ध की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1757 ईस्वी में लड़ा गया था, ना कि ईस्वी पूर्व में। थोड़ा सा स्प्रिंट हो चुका है यहाँ पर, 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध लड़ा गया। कलिंग के युद्ध की अगर बात करते हैं तो 261 ईस्वी पूर्व में, ये सही है। हल्दी घाटी की युद्ध 1576 ईस्वी में, तथा अगर तराइन के युद्ध की बात करें तो 1192 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट 24 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के तीनों सही है। यानी जैनुलाब्दीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है बुर्ज, बौद्ध पगोडाओं से समानता तथा फारस शैली। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है और 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? डी। यानी आदिल शाही की अगर बात करते हैं तो बीजापुर से रिलेटेड है, कुतुब शाही गोलकुंडा, निजाम शाही हैदराबाद तथा सरकी शाही जौनपुर। नेक्स्ट है कि वह युग जो सही सुमेलित नहीं है उसको इंडिकेट करना है, तो ऑप्शन नंबर डी। यानी यूसुफ आदिल शाह की अगर बात करते हैं तो वो अहमदनगर से नहीं बीजापुर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी होयसल की अगर बात करते हैं तो वो द्वार समुद्र से रिलेटेड है होयसल। नेक्स्ट है कि मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे, तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों। यानी ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम तथा श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। तो चलिए 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो माधवाचार्य। तो ये सब सुमेलित है। तो चलिए 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है, तो ऑप्शन नंबर ए। यानी शंकराचार्य के बाद रामानुजाचार्य आते हैं और इस ऋतु में लास्ट ऋतु में चैतन्य महाप्रभु जी आ जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित संतों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी सबसे पहले नामदेव, उसके बाद कबीर दास, फिर गुरु नानक देव और लास्ट ऋतु में मीराबाई आती हैं। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ कि निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था या देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी केवल सेकंड गुरु नानक देव। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं 33 की तरफ। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मैच द फॉलोइंग आप देख सकते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी नामदेव जो भक्ति संत थे, अगर उनकी बात करते हैं तो उनका व्यवसाय दर्जी से व्यवसाय थे। कबीर दास की अगर बात करते हैं तो जुलाहा थे। रविदास मोची तथा सेना की अगर बात करें तो वे नाई थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण, तो बतलाना है आपको इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ए तो सही है बट आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सेकंड और फोर्थ। शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे तथा भारत में सूफियों की कादिरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ कि निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी थे, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी सेकंड और थर्ड निजामुद्दीन औलिया तथा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये सब सूफी संत थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानना है, तो ऑप्शन नंबर सी। यानी अगर औलिया की बात करते हैं तो वो मध्य प्रदेश से रिलेटेड नहीं थे। देखिए औलिया जो थी ना वो निजामुद्दीन का मतलब कि पदवी दिया गया था उनको औलिया का, और ये दिल्ली से रिलेटेड थे, मध्य प्रदेश से नहीं दिल्ली से। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ कि बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र तथा आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। तो चलिए 39 की तरफ हम लोग एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर आप कथन और कारण देख सकते हैं, बतलाई 39 का करेक्ट आंसर। तो 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ए तो सही है बट आर गलत है। ए है कि बाबर ने बाबरनामा तुर्की लैंग्वेज में लिखा था, बिल्कुल सही बात है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम
अंकित करें, युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी सबसे पहले बाबर ने देवरा का युद्ध लड़ा था 1532 में, उसके बाद चौसा 1539 में, फिर कन्नौज 1540 में, तब सरहिंद का युद्ध लड़ा 1555 में। नेक्स्ट है कि शेर शाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये सभी राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार तथा करेंसी प्रणाली में सुधार। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डी, यानी योगियों के साथ हजवीरी का संवाद यह दर्शाता है कि वह मानव शरीर के विभाजन को उनके सिद्धांत से प्रभावित था। नेक्स्ट है कि अकबर की लोकप्रियता के कारण थे मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सुधार, यानी सब के सब इसी वजह से अकबर अपने शासनकाल में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था। तो इस अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अकबर का शासन जाना जाता है, ऑप्शन बी, यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के लिए। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। यहाँ पर आप कथन और कारण देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी ए तथा आर दोनों सही, तथा आर एक की सही पुष्टि भी कर रहा है कि अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था, क्योंकि घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक था। तो चलिए 96 यहाँ पर भी आप कथन और कारण देख सकते हैं। 46 में इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी ए तो सही है बट आर गलत है। ए है कि अकबर ने 1602 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 की हम लोग बात करते हैं, मैच द फॉलोइंग है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं, यानी बाबर की अगर बात करें तो बाबर का मकबरा सिचुएटेड है काबुल में, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, जहांगीर का लाहौर तथा शाहजहाँ का आगरा में। नेक्स्ट आप यहाँ पर 48 देख सकते हैं, यहाँ पर 48 आपका दिया हुआ है। और अगर हम लोग बाबर की बात करते हैं फ्रेंड, तो बाबर का मकबरा कहाँ सिचुएटेड है, तो बाबर का मकबरा सिचुएटेड है काबुल में, हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, अकबर का मकबरा है सिकंदरा में, तथा जहांगीर की अगर बात करते हैं तो जहांगीर का मकबरा है लाहौर में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। यानी 49 है कि अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी सबसे पहले अकबर ने जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में की थी। उसके बाद इबादत खाना का निर्माण अकबर ने किया कब, तो 1575 में। फिर महजर पर हस्ताक्षर अकबर ने किए 1579 में, तथा दीन इलाही की स्थापना उसने 1582 ईस्वी में की। तो चलिए आगे बढ़ने 50 की तरफ कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी फर्स्ट और थर्ड। जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे तथा मनसबदारों के 3 वर्ग थे। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। यहाँ पर आप मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं, और 51 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है, यानी हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ना वो अकबर के शासनकाल में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध हुमायूं, खुसरो का युद्ध लड़ा जहांगीर तथा खानवा का युद्ध बाबर ने। चलिए आगे बढ़ रहे 52 की तरफ कि निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी केवल सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सेकंड खुर्रम, महावत खान तथा खुसरो ने। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं 53 की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैच द फॉलोइंग है, निर्माता और किसने स्मारक का निर्माण करवाया था ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 53 का वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप बैक कर मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में नहीं दिल्ली में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि संत कवि कबीर से संबंधित छंदों का संग्रह निम्नलिखित में से किन परंपराओं में किया गया है। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बीचक वाराणसी वाला, कबीर ग्रंथावली राजस्थान वाला तथा आदि ग्रंथ साहिब में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भी आप मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं, स्मारक और निर्माता का नाम दिया हुआ है। और 56 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी, यानी अलाई दरवाज़ा दिल्ली की अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी अकबर ने। मोती मस्जिद आगरा का निर्माता शाहजहाँ तथा मोती मस्जिद दिल्ली का निर्माता औरंगजेब था। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। कथन और कारण है, बतलाइए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए तो सही है बट आर
गलत है। ए है कि मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी था, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत की वर्णिक श्रेणियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पढ़िए आप इसे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड बोथ आर राइट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहूदी व घुड़सवार सिपाही थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं 60 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी सब के सब। मार्को पोलो की अगर बात करें तो इटली, इसका करेक्ट आंसर इटली हो जाएगा। इब्न बतूता की अगर बात करते हैं तो मोरक्को का यात्री था। निकीतीन की अगर बात करें तो रूस का तथा सईदी अली रईस जो था वो तुर्की का यात्री था। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ, आप कथन और कारण देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी ए तो सही है बट आर गलत है। ए है कि मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट यहाँ पर 62 है कि निम्न में से दिए गए कथन 1 एवं 2 में व्याख्यान को पढ़ें और निम्न के कूट में से सही उत्तर का चयन करें। आप पढ़िए इसे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड बोथ आर राइट। नेक्स्ट 63 है कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, यानी सेकंड और थर्ड। अबुल हसन तथा अक्का रिजा ये दोनों जहांगीर के शासनकाल में चित्रकार थे। बल्कि अगर हम लोग अब्दुस्मत और मीर सैयद अली की बात करते हैं तो ये हुमायूं के शासनकाल के चित्रकार थे। नेक्स्ट है कि अकबर के शासनकाल में ध्रुपद कायकों में सम्मिलित थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी फर्स्ट और सेकंड तानसेन और हरिदास। नेक्स्ट यहाँ पर 65 आप देख सकते हैं, मैच द फॉलोइंग है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी बाबर ने तुजुक ए बाबरी की रचना की थी, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी अकबर के शासनकाल में सर थॉमस रो भारत नहीं आया था, वो जहांगीर के शासनकाल में 1616 ईस्वी में सर थॉमस रो भारत आया था। नेक्स्ट अगर 68 की बात करते हैं कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं 69 की तरफ कि निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालानुक्रम व्यवस्थित करें, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी इस सीरीज में सबसे पहले चंगेज खां आते हैं, उसके बाद तैमूर, तब नादिर शाह और लास्ट सीरीज में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं 70 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट है कि अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा तथा जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति का प्रेमी था, बिल्कुल सही बात। आगे बढ़ रहे हैं 71 की तरफ कि निम्नलिखित घटनाओं और ईस्वी को सुमेलित कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी। अब पढ़िए इसे, मैच द फॉलोइंग, और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट 72 है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर 72 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पानीपत का तृतीय युद्ध की बात करें 1761 ईस्वी में, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में, अकबर की मृत्यु 16 से 5 ईस्वी में हो जाती है तथा औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में। आगे बढ़ रहे हैं 73 की तरफ, यहाँ पर भी आप मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट 74 है, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है और इसका करेक्ट आंसर 74 का ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 75 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी जहांगीर के शासनकाल में बल्ख का युद्ध नहीं हुआ था। बल्ख का युद्ध शाहजहां के शासनकाल में 1646 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ रहे हैं 76 की तरफ, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, करेक्ट आंसर बी हो रहे हैं, आप लोग मिला लिख सकते हैं। तो चलिए 77 है कि निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएंगे फ्रेंड? 77 के करेक्ट हो जाएंगे। यानी इस सीरीज में अगर सबसे पहले आती है तो पद्मिनी, उसके बाद दुर्गावती, ताराबाई और लास्ट सीरीज में अहिल्याबाई। तो 78 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा दिल्ली में सिचुएटेड है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट यहाँ पर 79 में आप मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है, आप लोग मिला सकते हैं। नेक्स्ट अगर 80 की बात करें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों। फर्स्ट है कि कांग्रेस के नागपुर
अधिवेशन 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था तथा 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार किया था। आगे बढ़ रहे हैं 81 की तरफ की असहयोग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। आप पढ़िए इसे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड, यानी सेकंड और थर्ड यहाँ पर असहयोग आंदोलन के बारे में सही है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ कि सर सैयद अहमद खान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। आप पढ़िए इसे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी फर्स्ट और फोर्थ ये बोथ आर राइट। आगे बढ़ रहे हैं 83 की तरफ कि संथाल विद्रोह को शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए। तो इसका करेक्ट आंसर 83 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट है कि संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया तथा किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी बतलाया गया। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ कि वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी फर्स्ट और सेकंड। वुड डिस्पैच जो घोषणा पत्र थी ना, वो सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू हो गई तथा यूनिवर्सिटियों की स्थापना की सिफारिश से वुड डिस्पैच की घोषणा पत्र से ही शुरू हुई थी। आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग आप देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किनको कौन सा सुमेल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी बर्मिंघम की अगर बात करते हैं तो बर्मिंघम जलपोत निर्माण के लिए फेमस नहीं है, ये लोहा तथा इस्पात के निर्माण के लिए बर्मिंघम क्षेत्र फेमस है। 87 है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी वेनिस पोत निर्माण के लिए फेमस नहीं है, वेनिस कांच निर्माण के लिए फेमस है। नेक्स्ट आप यहाँ पर मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है, आप लोग मिला सकते हैं। नेक्स्ट 89 की अगर हम लोग बात करें फ्रेंड, तो यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है और उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 89 का। यानी अगर अंसन नगर की बात करते हैं तो लोहा एवं इस्पात उद्योग है अंसन नगर में, डेट्रॉइट में ऑटोमोबाइल्स, हवाना में श्रृंगार तथा नगोया में सूती वस्त्र का उद्योग विराजमान है। नेक्स्ट 90 है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी की अगर बात कर लेते हैं तो ये सुमेलित नहीं है। यानी अगर चेलिया ब्रिस्क की बात करें तो वो पोत निर्माण नहीं, धातु एवं सैन्य मशीनरी के लिए फेमस है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी मॉस्को पोत निर्माण से रिलेटेड नहीं है। मॉस्को जो है वो धातु, रसायन तथा मशीनरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी मेसाबी रेंज कॉपर से रिलेटेड नहीं है फ्रेंड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 92 का। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो मेसाबी रेंज अगर तांबा से रिलेटेड नहीं है तो किससे है। तो ये लॉ अयस्क से रिलेटेड है। नेक्स्ट यहाँ पर 93 में आप मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं और 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आप इसे मिला सकते हैं। नेक्स्ट 94 है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड, यानी ह्यूस्टन की अगर बात करें तो वो ऑटोमोबाइल नहीं, तेल एवं प्राकृतिक गैस के लिए फेमस है ह्यूस्टन। 95 में आप कथन और कारण देख सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, यानी ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा, आप इसे मिला सकते हैं। नेक्स्ट 96 है कि दिल्ली से टोक्यो तक की उड़ान में निम्नलिखित अवतरण हवाई पतन आते हैं। ऑप्शन बी, यानी सबसे पहले अगर बात करें तो बैंकॉक, उसके बाद हनोई, हांगकांग और लास्ट रिच में आ जाएगा ताइपे। आगे बढ़ रहे हैं 97 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंड। क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, यानी केवल 2, यानी केरल की मोनोचाइट बालुका में यूरेनियम होता है, बिल्कुल सही बात है। 98 आप यहाँ पर मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं, आप इसे इधर देख लीजिए, बाकी इधर है। तो 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ रहे हैं 99 की तरफ, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है और 99 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी खनिज तेल की अगर बात करें तो इसका जो मेन फेमस राज्य वो गुजरात है। जिप्सम के लिए राजस्थान जाना जाता है, सोना कर्नाटक में होता सबको पता है और बॉक्साइट उड़ीसा में। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 100 का करेक्ट हो रहा है। क्या? ऑप्शन नंबर बी, यानी गुजरात की अगर बात करते हैं तो द्वितीय स्थापित तापीय शक्ति क्षमता में स्थान है गुजरात का दूसरा पोजीशन पर। महाराष्ट्र जो है वो पहला पोजीशन पर है, यूपी चौथा पर और वेस्ट बंगाल थर्ड पोजीशन पर है। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।